आज बहुत सारा होमवर्क करके हम आपके बीच में आए हैं। आज हम लोग सार्वजनिक व्यय गुणक, कर गुणक और हस्तांतरणीय भुगतान गुणक के बारे में जानेंगे। और सार्वजनिक व्यय गुणक, कर गुणक और हस्तांतरणीय भुगतान गुणक से किस प्रकार के प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम पिछले वर्षों के केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के प्रश्नों को हमने देखा है। उसमें कर गुणक, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक और सार्वजनिक व्यय गुणक से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन सिर्फ इसके पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कट समझने की ज़रूरत है। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इससे न्यूमेरिकल पूछे, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे या प्रश्न को किसी भी तरह से पूछे, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। एकदम ध्यान से समझिएगा। हम लोग सार्वजनिक व्यय गुणक समझने के पूर्व हम लोग अपनी चर्चा निवेश गुणक से करते हैं। क्योंकि आप निवेश गुणक को पढ़ चुके हैं, हम लोग निवेश गुणक से ही अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। देखिएगा, हम लोग एक अलजेब्रिक मेथड से निवेश गुणक के फार्मूला को निकालने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को सबसे पहले अभी देखते हैं निवेश गुणक के बारे में। हम लोगों को पता है कि y इक्वल टू C प्लस आई होता है। यहाँ y का मतलब आय है, C उपभोग व्यय है और I निवेश है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ y आय है, C उपभोग है और I निवेश है। हम लोगों को ये बात भी पता है कि C इक्वल टू A प्लस BY होता है। जब हम लोग केन्स के उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझ रहे थे, तो केन्स अपने उपभोग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझाने के लिए एक रैखिक समीकरण दिए थे। वो समीकरण था C इक्वल टू A प्लस BY। यहाँ C उपभोग है, A स्वायत्त उपभोग है, B का मतलब MPC है और Y आय है। एक बार फिर से हम बता दें कि यहाँ C उपभोग है, A स्वायत्त उपभोग है, B MPC है और Y आय है। हम लोग यहाँ C के जगह में इसको अगर आप इक्वेशन 1 मान लें, तो समीकरण 1 में C का वैल्यू पुट करते हैं। जब C का वैल्यू पुट कर दें तो Y इक्वल टू, यहाँ ध्यान से देखिएगा, C के जगह में क्या लिख सकते हैं, A प्लस BY। तो C के जगह में हम लोग लिख रहे हैं A प्लस BY प्लस I। ये स्टेप एकदम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, हम लोग यहाँ C का वैल्यू क्या पुट कर दिए, A प्लस BY। तो C के जगह में A प्लस BY लिख दिए, प्लस प्लस और ये I, तो यहाँ I। अब देखिएगा, हम लोग Y माइनस BY लिख सकते हैं। हम लोग BY को इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, A प्लस I। अब देखिए, दोनों में कॉमन Y है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस B इक्वल टू A प्लस I। अब इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/1 माइनस B इंटू A प्लस I। अब ध्यान से देखिएगा, हर स्टेप को आप देखें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से हम आपको बताएंगे। हम लोग इसको I के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू I। हम लोग I के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dy/di इक्वल टू 1/1 माइनस B बाहर, डिफरेंशिएशन A प्लस I बाई DI।
हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फार्मूला जानते हैं कि अगर ऐसा हो dCx बाई dx, यहाँ c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई dx। हम लोग इसी फार्मूला को यहाँ यूज किए हैं, 1/1 माइनस b कांस्टेंट था तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लिए हैं। अब यहाँ देखिएगा dy बाई di इक्वल टू 1/1 माइनस b इंटू, हम लोगों को पता है कि a स्वायत्त उपभोग है, ये कांस्टेंट टर्म है, उपभोग a स्वायत्त उपभोग है और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब हम लोग a को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस अब ये di बाई di तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए dy बाई di इक्वल टू 1/1 माइनस b। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले क्लास में जब निवेश गुणक पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे निवेश गुणक निकालने का फार्मूला था डेल्टा y बाई डेल्टा i, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी रेट ऑफ चेंज को बताता है। इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, dy बाई di को डेल्टा y बाई डेल्टा i के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ b का मतलब MPC है और हम लोग पिछले क्लास में ये चर्चा किए थे कि MPC और MPS को जब जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है। तो MPS कैसे निकालेंगे? MPS निकालने का फार्मूला 1 माइनस MPC। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस MPC है तो इसे हम लोग 1/MPS के रूप में भी लिख सकते हैं। तो निवेश गुणक को हम लोग एकदम अलजेब्रिक मेथड से भी निकाले। निवेश गुणक निकालने का ये 3 फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला देखिए, निवेश गुणक निकालने का डेल्टा y बाई डेल्टा i। दूसरा फार्मूला 1/1 माइनस MPC और तीसरा फार्मूला हम लोग देख लिए 1/MPS। चलिए हम लोग बहुत ध्यान से सार्वजनिक व्यय गुणक को समझें और सार्वजनिक व्यय गुणक से किस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रश्न रहते हैं, किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, ये हम लोग देखें। अब देखिएगा, इस बार का झारखंड में TGT का जो एग्जाम हुआ था, झारखंड TGT के एग्जाम में इससे प्रश्न थे, सार्वजनिक व्यय गुणक, कर गुणक से प्रश्न थे। तो पहले समझिएगा कि सार्वजनिक व्यय गुणक हम लोग निकालते कैसे हैं। हम लोग अभी देखेंगे सार्वजनिक व्यय गुणक। एक बात पहले जान लिया जाए, ये सार्वजनिक व्यय गुणक है क्या? सार्वजनिक व्यय गुणक से पता क्या चलता है? हम लोगों को ये बात पता है कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है, तो जब सरकार के खर्चों में वृद्धि होगा, सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि होगा तो आय में भी वृद्धि होता है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होता है। तो सार्वजनिक व्यय के बढ़ने से आय में कितना गुना वृद्धि होगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक व्यय गुणक देता है। हम रिपीट करें, हम लोग देखें कि जब सार्वजनिक व्यय सरकार करती है तो सरकार के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने से आय भी बढ़ता है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय गुणक ये बताएगा कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने से राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि होगा, कितना गुना वृद्धि होगा। देखिए, हम लोग सार्वजनिक व्यय गुणक कैसे निकालते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं, y इक्वल टू C प्लस I प्लस G। इसका मतलब पहले देख लिया जाए, यहाँ y का मतलब आय है, y का मतलब राष्ट्रीय आय है या आय है, C उपभोग व्यय है, I निवेश है और G सार्वजनिक व्यय है। तो आय कैसे निकला?
तो उपभोग व्यय, निवेश और सार्वजनिक व्यय को अगर जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय मिल जाता है, आय मिल जाता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि C = A + BY। ध्यान से हर स्टेप को समझिएगा। यहाँ A का मतलब हम लोग उपभोग फलन लिखे हैं, उपभोग फलन को देखिए। यहाँ A का मतलब स्वायत्त उपभोग है, B MPC है और Y आय है और C उपभोग है। चलिए हम लोग C का वैल्यू अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए तो समीकरण 1 में C का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, y = C के जगह में A + BY + I + G। ये स्टेप विश्वास से आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग क्या किए हैं, C का वैल्यू सिर्फ समीकरण 1 में पुट किए हैं। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, y - BY लिख सकते हैं। BY को इधर ले आए तो यहाँ बचा क्या, A + I + G। अब देखिए हम लोग यहाँ कॉमन y है, y को बाहर निकाल लिए। 1 - B = A + I + G। हम लोग लिख सकते हैं y = A + I + G बटा 1 - B। ये स्टेप आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग अब क्या करेंगे, G के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू G। G का यहाँ क्या मतलब था, सार्वजनिक व्यय। हम लोग सार्वजनिक व्यय के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये dy/dg हो जाएगा इक्वल टू 1/1 - b कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। 1/1 - b बाहर निकल गया। डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, A + I + G का को डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, तो G के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखिए dy/dg इक्वल टू 1/1 - b। यहाँ एकदम ध्यान समझिए, A कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इन्वेस्टमेंट भी कांस्टेंट टर्म होता है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। और जब dg/dg करेंगे, इसको जब dg/dg कर दिया जाए तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसके जगह में dg/dg क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से dy/dg इक्वल टू 1/1 - b। तो हम लोग निकाल लिए सार्वजनिक व्यय गुणक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ΔY/ΔG। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ΔY का मतलब है आय में परिवर्तन और ΔG का मतलब है सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन। ΔG क्या है, सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन और ΔY आय में परिवर्तन। तो आय में परिवर्तन और सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सार्वजनिक व्यय गुणक कहते हैं। सार्वजनिक व्यय गुणक निकालने का भी 3 तरीका। पहला तरीका तो ये हो गया ΔY/ΔG। दूसरा तरीका हम लोग अभी देखिए 1/1 - b। और हम लोग जानते हैं 1 - b या 1 - MPC इक्वल टू 1/MPS होता है। तो सार्वजनिक व्यय गुणक निकालने का ये 3 तरीका है। कई बार इस तरह के प्रश्न यहाँ रहे हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दिया हुआ रहेगा कि यदि, जैसे प्रश्न समझिएगा, प्रश्न का लेवल क्या होता है कि दिया हुआ रहेगा यदि सार्वजनिक व्यय, जो सार्वजनिक व्यय है इसमें 100 रुपया की वृद्धि किया जाए, 100 रुपया बढ़ाया गया, वृद्धि किया गया,
किसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय में 100 रुपया की वृद्धि किया गया, और यदि एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी मान लीजिए 0.75 दिया हुआ है, तो आय में कितनी वृद्धि होगी, आय में वृद्धि ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न आप एक बार ठीक से सुनिए कि इससे किस तरह के न्यूमेरिकल रहते हैं। प्रश्न है कि यदि सार्वजनिक व्यय 100 रुपया बढ़ाया गया, यदि अर्थव्यवस्था में एमपीसी 0.75 है, तो आय में कितनी वृद्धि होगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग अभी देखे dy बाई dg इक्वल टू 1/1 माइनस बी। हम लोगों को निकालना है आय में परिवर्तन। dy या डेल्टा y का मतलब है आय में परिवर्तन। जब हम लोगों को आय में परिवर्तन निकालना है तो क्या करेंगे, 1/1 माइनस बी इंटू dg। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए, 1/1 माइनस बी दिया हुआ था, एमपीसी दिया हुआ है 0.75 इंटू सार्वजनिक व्यय को कितना बढ़ाया गया था, तो 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, dy क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू 1 बाई ये 0.25 हो जाएगा। 1 में 0.75 को जब घटा देंगे तो 0.25 निकल जाएगा इंटू 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0, अब इसको काट लीजिए, 25 चौके 100 और ये 2 0, तो dy इक्वल टू 400 रुपया निकल गया। तो कई बार हम लोगों को फार्मूला नहीं पता रहने की वजह से न्यूमेरिकल बहुत टफ लगने लगता है। और एक बात जानिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए एकदम कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कट रखना होगा। हम लोग सार्वजनिक व्यय गुणक के बारे में जो देखे हैं, एक बार रिपीट कर लें कि सार्वजनिक व्यय गुणक क्या बताता है। सार्वजनिक व्यय गुणक ये बताता है कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय को बढ़ाती है तो सरकार के सार्वजनिक व्यय के बढ़ने से आय में कितना वृद्धि होगा, कितना गुना वृद्धि होगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक व्यय गुणक देता है। तो सार्वजनिक व्यय गुणक निकालने का 3 तरीका था, डेल y बाई डेल जी पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला 1/1 माइनस बी, और तीसरा फार्मूला था 1/MPS। अब चलिए, हम लोग अभी तक निवेश गुणक देख लिए, हम लोग सार्वजनिक व्यय गुणक भी देख लिए। अब कर गुणक समझते हैं कि कर गुणक क्या है और कर गुणक कैसे निकालते हैं हम लोग, और कर गुणक से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल रहते हैं। ध्यान से देखिएगा जितनी भी चीज़ों को हम बता रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद होमवर्क करके आते हैं, विगत प्रश्नों को देख के आते हैं, तो हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि जितना बताया गया है उसको आप खूब आराम से लिखें और लिख करके दिखलाएं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे पास भेज दें जो बनाए हैं आप। चलिए, हम लोग निवेश गुणक देख लिए, सार्वजनिक व्यय गुणक देख लिए, अब हम लोग थोड़ा कर गुणक देख लें। कर गुणक क्या है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कर गुणक टैक्स मल्टीप्लायर क्या चीज़ होता है। हम लोग जानते हैं कि सरकार टैक्स लगाती है, और जब सरकार टैक्स लगाएगी तो स्वाभाविक बात है कि इनकम घटेगा, लोगों का आय घटेगा टैक्स लगने से। कर गुणक से ये पता चलेगा कि कर में वृद्धि करने से आय में कितना परिवर्तन होगा। यदि कर में परिवर्तन किया जाए, करों में परिवर्तन किया जाए, या करों को बढ़ाया जाए या करों को घटाया जाए, तो उसका प्रभाव आय पर क्या पड़ेगा, इसकी जानकारी हम लोगों को कर गुणक से मिलता है। चलिए, हम लोग कर गुणक निकालने का तरीका देखें। हम लोग अभी देखे थे y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये बात हम लोग जानते हैं। एक बार फिर से आप देख लें, y यहाँ आय है, c उपभोग व्यय है, आई निवेश है, और जी सार्वजनिक व्यय है। अब ध्यान से देखिएगा,
C इक्वल टू A प्लस BYD। यहाँ YD का क्या मतलब है ये देख लीजिए। YD का मतलब है जब सरकार टैक्स लगाएगी तो आय में कमी होगा, तो यहाँ YD का मतलब है Y माइनस T। Y आय है और T टैक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें, हम लोग C का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू C के जगह में A प्लस B YD प्लस I प्लस G। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग A प्लस B YD का वैल्यू पुट करते हैं। YD का वैल्यू क्या था, तो YD का वैल्यू था Y माइनस T प्लस I प्लस G। देखा जाए हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू A प्लस B को ब्रैकेट के अंदर ले चलिए, तो ये हो जाएगा BY, B को माइनस T से गुना करेंगे तो माइनस BT प्लस I प्लस G। अब देखिए ये BY को हम लोग इधर ले आते हैं, इसको लिख सकते हैं y माइनस BY इक्वल टू A माइनस BT प्लस I प्लस G। इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस B इक्वल टू A माइनस BT प्लस I प्लस G। अगला स्टेप को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से आप देखिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/1 माइनस B इंटू क्या, तो A माइनस BT प्लस I प्लस G। अब ध्यान से देखा जाए, हम लोग कर गुणक निकाल रहे हैं, टैक्स गुणक निकाल रहे हैं। T यहाँ क्या था, टैक्स था, इसको T के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T। T के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा इक्वल टू 1/1 माइनस B बाहर, डिफरेंशिएशन A माइनस BT प्लस I प्लस G बटा dt। अब एकदम ध्यान से बहुत बारीकी से देखिए, यहाँ dy बाई dt इक्वल टू 1/1 माइनस B अपने जगह में। जब हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये माइनस BT बाई, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे B बाहर, dt बाई dt प्लस I का डिफरेंशिएशन, I कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। G सार्वजनिक व्यय है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए, dy बाई dt इक्वल टू 1/1 माइनस B। यहाँ ध्यान से देखिएगा, माइनस B और dt बाई dt इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से dy बाई dt जब हम लोग निकाले तो ये माइनस B बटा 1 माइनस B आ गया। तो कर गुणक निकालने का तरीका क्या था, dy बाई dt पहला फार्मूला आइए, यहाँ dy का मतलब है आय में परिवर्तन और dt का मतलब है टैक्स में परिवर्तन, और हम लोग b का मतलब जानते हैं MPC है, तो माइनस b और 1 माइनस b। एक और तरीका हो सकता है, इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं dy बाई dt इक्वल टू माइनस b बटा 1 माइनस b। 1 माइनस MPC को हम लोग MPS भी कहते हैं। तो हम लोग 3 तरीका देखे कर गुणक निकालने का। कर गुणक का मतलब देख लिए कि जब सरकार टैक्स में वृद्धि करेगी तो उसका आय में कितना गुना प्रभाव पड़ेगा या कितना गुना परिवर्तन आय में होगा,
इसकी जानकारी कर गुणक देता है। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं ये ध्यान से देखिएगा। जब आपको फार्मूला पता चल गया है तो न्यूमेरिकल का टाइप चाहे जैसा हो, न्यूमेरिकल पूछने का तरीका चाहे जो हो, आप एकदम बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दे क्वेश्चन इस तरह का अगर होगा कि यदि सरकार क्या करती है, यदि सरकार 1000 रुपया कर बढ़ाती है, कर में वृद्धि करती है, सरकार यदि कर में 1000 रुपया की वृद्धि कर रही है और MPC 0.8 दिया हुआ है, तो बताइए आय में कितना परिवर्तन होगा, आय में परिवर्तन बताइए। तो इस तरह का प्रश्न रह सकता है। आप इस प्रश्न को बना करके दिखलाइएगा। हम लोगों का प्रश्न है, एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। यदि सरकार 1000 कर में वृद्धि कर रही है और MPC अर्थव्यवस्था में 0.8 है, तो आय में परिवर्तन क्या होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं हस्तांतरणीय भुगतान गुणक। बहुत ध्यान से आप समझिए, इन चीजों को आप उतारते भी चलिए और पूरा, चाहे वह सार्वजनिक व्यय गुणक हो, कर गुणक हो या हस्तांतरणीय भुगतान गुणक हो, जो बताया गया है आप अपने नोट्स में इसे उतारेंगे और उतार करके ग्रुप में जरूर दिखलाइएगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपको समझने में कहीं भी कठिन लगता है, कोई भी टर्म अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि और सरल करके हम आपको बता सकें। चलिए हम लोग देखें हस्तांतरणीय भुगतान गुणक। भुगतान गुणक, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक समझने के पहले हम आप लोगों को हस्तांतरणीय भुगतानों के बारे में बता दें कि ये हस्तांतरणीय भुगतान क्या चीज होता है। हम लोगों को ये बात पता है कि हस्तांतरणीय भुगतान एक तरफा भुगतान होता है। हस्तांतरणीय भुगतान एक तरफा भुगतान है। जैसे सरकार स्कॉलरशिप देती है, सरकार वृद्धा पेंशन देती है, सरकार विधवा पेंशन देती है, प्राकृतिक आपदा के समय देश के नागरिकों की सरकार मदद करती है। ये सभी प्रकार के भुगतान हस्तांतरणीय भुगतान हैं। और हम लोगों को ये बात पता है कि हस्तांतरणीय भुगतान के माध्यम से सरकार हमारे पैकेट में पैसा डाल देती है। जहां टैक्स के माध्यम से हमारे पैकेट से सरकार पैसा निकाल लेती है, वहीं हस्तांतरणीय भुगतानों के माध्यम से हम लोगों के जेब में सरकार पैसा डाल देती है। बिना मेहनत किए सरकार हमारे पैकेट में पैसा डाल देती है। किसके माध्यम से? तो हस्तांतरणीय भुगतान के माध्यम से। और ये भी आपको जानकारी होगा कि हस्तांतरणीय भुगतानों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। एक बार फिर से आपको बता दें, हम लोग अभी तक देखें कि हस्तांतरणीय भुगतान एक तरफा भुगतान होता है। जैसे सरकार जो छात्रवृत्ति दे रही है, सरकार वृद्धा पेंशन दे रही है, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि भुगतान एक तरफ से ही होता है, दूसरे तरफ से भुगतान नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग किसी दुकानदार को 10 रुपया देते हैं, दुकानदार उसके बदले में हम लोगों को कोई सामान दिया, ये दो तरफा भुगतान है। हम किसी को गिफ्ट दिए, उसके बदले में हमको कुछ भी नहीं मिला, ये हस्तांतरणीय भुगतान है। उसी तरह से सरकार जब छात्रवृत्ति देती है तो उसके बदले में सरकार को कुछ नहीं मिलता है, तो ये एक तरफा भुगतान है। तो हस्तांतरणीय भुगतान गुणक से ये पता चलेगा कि जब सरकार हस्तांतरणीय भुगतान में वृद्धि करती है, जब सरकार हस्तांतरणीय भुगतान करती है, तो आय में परिवर्तन होता है, आय में वृद्धि होता है। हस्तांतरणीय भुगतान करने से आय में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसकी जानकारी हस्तांतरणीय भुगतान गुणक से मिलता है। एक बार फिर से बता दें, अगर सरकार हस्तांतरणीय भुगतान दे रही है तो उसका आय पर कितना गुना प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हस्तांतरणीय भुगतान गुणक देता है। देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे हस्तांतरणीय भुगतान गुणक को।
y इक्वल टू हम लोग जानते हैं c प्लस आई प्लस जी। ध्यान से देखा जाए, यहाँ c का मतलब है उपभोग व्यय, i निवेश है और g सार्वजनिक व्यय है। g सार्वजनिक व्यय है। हम लोगों को पता है c इक्वल टू a प्लस बी वाई डी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाई डी का मतलब क्या है? यहाँ वाई डी का मतलब है y माइनस टी प्लस आर। इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ y का मतलब I है, t टैक्स है, ये हम लोग पहले भी देख लिए थे कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो I घट रहा था। और यहाँ R का मतलब हस्तांतरणीय भुगतान है। जब हस्तांतरणीय भुगतान सरकार देती है तो हमारे जेब में पैसा आता है, इसलिए हम लोग प्लस R लिखे हैं। जब सरकार छात्रवृत्ति देगी, सरकार वृद्धा पेंशन देगी, विधवा पेंशन देगी, तो हमारे पैकेट में पैसा आता है, इसलिए हम लोग इसको लिखे वाई डी का यहाँ मतलब वाई माइनस टी प्लस आर। यहाँ वाई आई है, टी टैक्स है और आर हस्तांतरणीय भुगतान है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू, फिर चलिए इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए, मान लेते हैं इसको भी इक्वेशन 1। तो हम लोग इस इक्वेशन 1 में c का वैल्यू पुट करते हैं। तो c का वैल्यू क्या था? a प्लस बी वाई डी प्लस आई प्लस जी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी अपने जगह में वाई डी का वैल्यू पुट करेंगे। वाई डी का वैल्यू देखिए ये है, वाई डी का वैल्यू था वाई माइनस टी प्लस आर प्लस आई प्लस जी। अब अगला स्टेप को ध्यान से समझिएगा, ब्रैकेट तोड़ते हैं हम लोग। a प्लस बी वाई, बी को y से गुना किए, माइनस बी टी प्लस बी आर। हम लोग क्या किए, b को y से गुना किए, ब्रैकेट तोड़ दिए, b इंटू टी तो माइनस बी टी, और b को r से गुना किए तो बी आर प्लस आई प्लस जी। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग y माइनस बी वाई कर लिए, y को बराबर के इधर ले आए, इक्वल टू a, यहाँ क्या बच गया, a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। अब एकदम ध्यान से समझा जाए, हम लोग यहाँ कॉमन y था, y को बाहर निकाले, 1 माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। अब अगला स्टेप बहुत इत्मीनान होकर के आप देखिए, एक एक स्टेप को आप समझिए। हम लोग y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस बी, यहाँ क्या इंटू क्या था, तो a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। अगला स्टेप देखिएगा, हम लोगों को यहाँ r का मतलब क्या था, हम लोग जो r देखे थे, r, ये r का मतलब था हस्तांतरणीय भुगतान। हम लोगों को हस्तांतरणीय भुगतान गुणक निकालना है, इसलिए हम लोग r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए। क्या हो जाएगा, dy बाई डी आर इक्वल टू 1/1 माइनस बी कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर, डिफरेंशिएट कीजिए, a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। बहुत आसान है, हर स्टेप को आप देखते चलें। हम लोग देख लिए न्यूमेरिकल प्रश्न किस प्रकार के रहते हैं, 1/b अपने जगह में रहने दीजिए, इनटू डी आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे,
जब r के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस bt भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करेंगे 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस यहाँ देखिएगा हम लोग लिख सकते हैं b डिफरेंशिएशन r का dr प्लस i का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, i कांस्टेंट है, g का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब क्या हम लोगों के पास बच गया, देखा जाए dy बाई dr इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस b, यहाँ देखिएगा dr बाई dr इक्वल टू 1 होता है इंटू b, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं b बटा 1 माइनस b। तो ये हम लोगों का निकल गया हस्तांतरणीय भुगतान गुणक। हस्तांतरणीय भुगतान गुणक को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दो तरीका देख लिए। पहला तरीका तो था डेल्टा y बाई डेल्टा r इक्वल टू b बटा 1 माइनस b। अब देखिए हम आप लोगों को ये बता दें कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। आप इसे उतार लीजिएगा। हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, या हमने जो पिछले प्रश्नों का जो अवलोकन किया, टीजीटी और पीजीटी में जो अलग अलग टाइम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब उन प्रश्नों को हम देखें तो वहाँ कुछ इस तरह के प्रश्न थे। जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि सरकारी व्यय गुणक है, सरकारी व्यय गुणक है, ऐसा रहेगा। ऑप्शन दे देगा a इक्वल टू b बटा 1 माइनस b, b 1 बाय 1 माइनस b, c माइनस b बटा 1 माइनस b, d इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, हम लोग देखे थे कि सरकारी व्यय गुणक होता है 1 बाय 1 माइनस b। हम लोग अभी तक जो चर्चा किए थे, कर गुणक जब देखे थे तो कर गुणक में हम लोग क्या लाए थे, कर गुणक था माइनस b बटा 1 माइनस b। हस्तांतरणीय भुगतान गुणक हम लोग अभी देखे, क्या है, b बटा 1 माइनस b। b का मतलब क्या है, तो MPC, और हम लोग क्लियर कट जानते हैं 1 माइनस b इक्वल टू MPS। तो हम लोग आज के क्लास में कर गुणक, सार्वजनिक व्यय गुणक, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक समझे हैं। इससे किस तरह के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखे हैं। किस प्रकार के न्यूमेरिकल प्रश्न रहते हैं, इन न्यूमेरिकल प्रश्नों को भी देखे हैं। आप अपने नॉलेज को हमेशा अप टू डेट कीजिए। देखिए, जो हमने महसूस किया है कि बहुत इंटेलिजेंट होना, बहुत तेज होना अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि अपने ज्ञान को हम लोग रोज़ अप टू डेट करें। थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, नई चीज़ों को भी पढ़ें, और जो पुरानी चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे, पुरानी चीज़ों पर जब हमारा अधिकार बन चुका था, तो उन पुरानी चीज़ों को भी बार बार रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।